बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, इंतहाई इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए। सूरत हाल ये है कि ये जो कुछ ड्रामा किया गया, जिसको हुकूमत का तख्ता उलटना कहते हैं और उर्फ़ आम में इसको RCO कहते हैं, ये सारा खेल खेला गया था। बताया कुछ गया, किया कुछ किया। ये सारा खेल था वो जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना। ये सारा खेल था, टोटल खेल यही था जो अब तक की इत्तलात सामने आई हैं। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि अब तो ज़ुबान ज़द आम है और हुक्मरान इत्तेहाद ख़ास तौर पे ये बात कर रहा है और मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे सबसे पेश है सारी बातें बताने के लिए। और वो क्यों बातें बता रही है ये भी ज़रा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करना है और इसलिए वो ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डिस्क्लोज करते जा रहे हैं और लीक करेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे विकी लीक्स थी, इसी तरीके से ये लीक करते जाएंगे और ताकि ये जो प्रेशर है वो बढ़ता रहे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे कि जनाब ये सारा कुछ जो मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे वो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के उस नैरेटिव को कि ये ना ही मईशत का इशू था, ना ही गवर्नेंस का इशू था, बल्कि ये हुकूमत का तख्ता उलटना था। और इसके लिए खान साहब ये कहते हैं कि ये मरासले के नतीजे में डोनाल्ड ने ये सारा काम किया। मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये कहती है कि ये दरअसल 29 नवंबर की वजह से ये सारा कुछ किया गया। तो जनरल फैज़ हमीद साहब अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और इनके पास क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जनरल फैज़ हमीद साहब जो काम कर रहे हैं वो कोई और कर ले। और हमें तो कुछ और बताया गया था, मीडिया को कुछ और बताया गया, लेकिन तहरीक तालिबान के अमीर जो हैं उनका एक इंटरव्यू आ गया है और वो मुफ्ती नूर वली महसूद का, उन्होंने कुछ और बातें बता दी हैं और उसमें ये पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब आज भी अहम तरीन जो जिम्मेदारी है वही अदा कर रहे हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं है। गालियां भी उनको दिलवाई जाती हैं, बुरा भला भी उनको कहलवाया जाता है और उनको बुरा भला कहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती और काम भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। उनको DGISI से हटाया इसलिए गया था कि उसके बाद जो कुछ हुआ वो सामने नज़र आ जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला था और कुछ गड़बड़ थी इंटरनली भी, इसलिए वो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे। इसका जवाब अभी तक दूसरी तरफ से नहीं आया। तो बहरहाल उनको पेशावर का कोर कमांडर लगाया गया और तालिबान के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये पहले भी चले थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे और अब फिर चलना शुरू हो गए, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जाया जाता है, वहाँ पे जाके जरगा जाता है, मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान क़यादत के साथ। तो ये सारी बातें मख्फी थीं और ये मुज़ाकरात को लीड कौन कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये भी नहीं बताया गया था। तो ये बात भी किसने बताई, क्योंकि यहाँ पे तो डिसिप्लिन है, अफवाज पाकिस्तान के अंदर डिसिप्लिन है और वो रहना चाहिए और उस डिसिप्लिन की वजह से ही तमाम तर कबाहतों के बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल फ़ौज है। और क्यों ना हो, क्योंकि जौहरी फ़ौज भी है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी जौहरी फ़ौज है, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। अब मुफ्ती नूर वली महसूद का इंटरव्यू आया है और उन्होंने इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक तालिबान के साथ, वो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं। अब जो DGISI थे तब भी वही कर रहे थे और जब काबुल की छुट्टी हुई तो उस वक्त चाय की प्याली पीने भी वही गए थे। और वो जो तस्वीर है चाय की प्याली और फिर वहाँ पे गैर मुल्की मीडिया की नुमाइंदा का सवाल और उस पर मुस्कुराते हुए उनका जवाब, ये सारी चीज़ें जो हैं पहले तो लगती थी शायद अफसानवी हैं, लेकिन अब लगता है कि वाक़तन सही है, उनमें कोई ना कोई एबिलिटी तो है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो उन्होंने बताया जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं
وہ ہیں जनरल फैज़ हमीद साहब, नंबर 1, और उसके बगैर गुजारा नहीं है अभी तक। तो एक तो चीज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब ब्रीफिंग हुई थी बंद कमरे की अभी जो हाल ही में, तो उसमें भी जनरल फैज़ हमीद साहब ख़ास तौर पे गए थे। तो उस वक्त भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। तो अब पता चला जनाब, मामला असल में ये है कि असल में सरबराही वो हैं और शायद उनके अलावा किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार ना हो। और कुछ वर्किंग रिलेशनशिप का होता है, कुछ टॉकिंग होती है, एबिलिटी होती है। और ये ध्यान में रखिएगा कि जब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दोवल, उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब को ही भेजा गया था और उसके बाद फिर दोबारा वो मुज़ाकरात दोबारा नहीं हो सके थे। तो उनके बारे में भी दोवल ने भी जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में एक नोट तहरीर किया हुआ है उनकी शख्सियत के बारे में, और उसमें भी यही है कि इनको आर्मी चीफ न बनने दें। बहरहाल इस सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, हालांकि जवाब देना चाहिए था। तो बहरहाल दूसरा ये है, 2-3 उन्होंने फिर शराइत भी बता दी हैं। नंबर 1 ये कि फाटा का जो कबायली इलाका जात का इंजमाम हुआ है उससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे और वो इंजमाम हम नहीं तस्लीम करते। यानी कबायली इलाका जात को एक अलग इलाका बनाया जाए, अलग सूबा बनाया जाए और उसकी आज़ाद हैसियत बहाल की जाए। और उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में वो इलाका जो है, वो जो आलमी साम्राज्य का प्लान है, वो एक नया मुल्क बनाने का है। कुछ अफगानिस्तान से इलाके लिए जाएंगे, कुछ इधर से, कुछ ईरान से, तो उनको जोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये डिमांड उस तरफ से आ रही है, हालांकि समझ नहीं आ रही कि उनको ये डिमांड क्यों करनी चाहिए। लिहाजा वो कहते हैं जी अभी तक हम उससे दस्तबरदार नहीं हुए और कुछ कैदी हमारे रिहा कर दिए गए हैं, और उन कैदियों के रिहाई के बावजूद उन्होंने कहा कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ अभी तक। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है, यानी कि अफ़गान तालिबान, वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर हैं। फिर एक और बात भी उन्होंने कही है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद भी हमारी जो तंजीम है वो बरकरार रहेगी और किसी किस्म का कोई सरेंडर नहीं होगा। तो ये है वो चीज़ जो कि इस वक्त चल रही है। लिहाजा जनरल फैज़ हमीद साहब ही लीड कर रहे हैं और उन्हीं की एक्सपर्टीज़ जो हैं उन्हीं से फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक तो ये ख़बर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, हालांकि जो बंदा सीट से हट जाए उसके बाद फिर उसको और काम करने होते हैं, ये काम फिर किसी और को करने होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। शौकत तरीन साहब से भी मदद ली जा रही है, इमरान खान की मुआशी टीम से भी मदद ली जा रही है कि मईशत ज़रा ठीक करवा दें, IMF से बातचीत करनी है ये करवा दें, और इधर जनरल फैज़ हमीद साहब। तो एक तरफ गालियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शोज़, सब कुछ, तमाम तर जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ उन्हीं से मदद ली जा रही है। बहरहाल अगली खबर ये है जी कि इत्तलात ये हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी देखी जा रही है RCO वाली साइड पे, और परेशानी ये है कि मामलात, ख़बरें नहीं रुक रही, ख़बरें आ रही हैं और तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद जर्नलिस्टों को भी दबा लिया, TV चैनल्स को भी दबा लिया, मालिकान को भी दबा लिया, और ख़बरें फिर भी निकल जाती हैं और परसेप्शन बेहतर नहीं हो रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो कौन है, और इस्तीफ़ा, और इसराइल, और बेल्जियम, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं। अभी कुछ और चीज़ें भी आने वाली हैं अगले दिनों में। तो पेंशन्स भी रोक के देख ली, लेकिन बात नहीं बन रही। तो सूरत हाल ये है कि बात कैसे बनेगी, क्योंकि पूरी कौम ही इस वक्त खड़ी है और वो इस RCO को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जी वो ये है कि इमरान रियाज साहब हमारे बहुत ही अच्छे कोलीग हैं, उन पे दोबारा फिर उस्ताद आई है। उनके जो लाइसेंस वाला असलहा था वो ले लिया और लाइसेंस ले गए, सब कुछ ले गए पुलिस, और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। उनके घर के आसपास ज़रा फायरिंग शायरिंग भी की जाती है, दबाने के लिए, डराने के लिए। दूसरा आरिफ हमीद भट्टी साहब की इतला है कि इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और सामी इब्राहिम के खिलाफ मज़ीद ज़रा थोड़ा सा मसाला डाला जाएगा, मज़ीद काम तेज़ किया जा रहा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही और इनको देखा देखी बाकी लोग भी जो हैं
وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں، باقی صحافی بھی، اور لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا مزید دبایا جائے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ اب جتنی بھی باتیں ہیں، ابھی تو کوئی چیز ابھی آئی نہیں. ابھی تو سب کے سب شرم و حیا سے کام لے رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ سب پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جوان، ہمارے افسر جو سرحدوں پہ تعینات ہیں اور جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ان پہ وہ ہرٹ نہ ہوں، اس لیے کہ ان کو ہرٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. جو لوگ، کیونکہ یہ معاملہ ہے، یہ پاک فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاک فوج کی سوچ نہیں ہے، افواج پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے. افواج پاکستان کی تو رگ رگ میں پاکستان دوڑ رہا ہے، پاکستان سے محبت دوڑ رہی ہے، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع. یہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، اور جو طاقت پاکستان کے لیے دی گئی ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے دی گئی ہے، اس طاقت کو جب ذاتی مفاد، ذاتی ضد، انا اور مال و زر اور ہوس، ان چیزوں کو بچانے کے لیے جب یہ طاقت استعمال کی جاتی ہے تو تب ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ چیز کوئی قبول نہیں کرتا. یہ بات ہے اصل جو کہ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ چیز رکے گی نہیں، اس نے آگے بڑھنا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ بہت کچھ دبا کے دیکھ لیا، ٹی وی چینلز کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ جو گھٹن ہے وہ باہر آ رہی ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ گریڈ 20 کے برابر کا کوئی افسر پورے کے پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اس پہ جبر کرنے کی کوشش کرے. تو یہ چیزیں نکلیں گی، اور اس تیزی سے نکلیں گی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا ریئیکشن ہوگا، اور ریئیکشن ابھی آنا ہے. تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں. اور ایک نہ ایک دن تو سورج کو غروب ہونا ہی ہوتا ہے، اور طاقت نکلنی ہی ہوتی ہے. اور جب طاقت چھنتی ہے انسان سے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بے یار و مددگار اور لاچار انسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب میں اقتدار دوں، طاقت دوں، اختیار دوں، اس کو بڑے ہمبل وے میں اور میرٹ پہ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ جس ملک کی حفاظت کے لیے، جس سسٹم کی حفاظت کے لیے، جس ملک کے دفاع کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا، اگر آپ اس اختیار کا استعمال ہی غلط شروع کر دیں تو پھر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. تو یہ ہوگا. تو لہٰذا سارے کا سارا ایک فیک آپریشن کیا گیا، بلف کیا گیا، جھوٹ پر مبنی سارے کا سارا ایک پرسیپشن گھڑا گیا، اور وہ سارے کا سارا اب ہو رہا ہے جی بیک ہو رہا ہے، وہ پیچھے مڑ کے اسی آپ ہی کو ہٹ کر رہا ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ ہے صورتحال جی، یہ تھی خبریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.